बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट कर रहे हैं हमारा रीनल सिस्टम और हम स्टार्ट लेंगे फ्रॉम द एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हमने एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा पैदा माँ के पेट के अंदर होता है तब उसके जो ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है उसके प्रोसेस को आपके जो है वो एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो उसमें आपने सबसे पहले पढ़नी है कि किडनी की एम्ब्रियोलॉजी कहाँ से स्टार्ट होती है। पहले वो बात करता है, इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोनेफ्रस, मेसोनेफ्रस और मेटानेफ्रस। अब इसके अंदर आपने याद रखना है कि जो आपका प्रोनेफ्रस होता है वो किडनी की डेवलपमेंट का सबसे पहला स्टेज होता है, यानी कि ये आपकी कौन सी स्टेज होती है, प्राइमेटिव स्टेज, यानी कि फर्स्ट स्टेज जो सी होती है वो कौन सी होती है, प्राइमेटिव स्टेज। अब ये आपका 4th वीक के अंदर डेवलप होता है और ख़ुद ब खुद जो सा है वो क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। लेकिन आपने ये याद रखनी है कि अगर कोई पहले पूछे कि आपका फर्स्ट स्टेज स्टार्ट कहाँ से होता है आपका किडनी का प्रोसेस, तो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोनेफ्रस से। ठीक है, एक लहर जो सी कहते हैं ना कि जो सी किडनी को बनाने के अंदर एक लहर जो सी होती है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वो प्रोनेफ्रस होती है। फिर उसके बाद आता है मेसोनेफ्रस। मेसोनेफ्रस भी आपका 4th वीक के अंदर जो सा उसके अराउंड जो सा वो डेवलप होता है और ये इसकी कौन सी होती है, सेकंड स्टेज होती है। ठीक है, सेकंड स्टेज आपकी कौन सी होती है, मेसोनेफ्रस। अब ये फीटस के लिए मेसोनेफ्रस टेम्परेरी तौर पे या इंटर्न तौर पे जो किडनी का जो फंक्शंस है उनको रोल जो सा वो प्ले कर रहा होता है। ठीक है ना, यानी कि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ये एज आ किडनी के तौर पे फंक्शन प्ले कर रहा होता है, लेकिन टेम्परेरी, यानी कि टेम्परेरी तौर पे ये आपका फंक्शन जो है वो प्ले कर रहा होता है। बट एक जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट परसिस्ट इन मेल जेनिटल सिस्टम एज वुल्फियन डक्ट फॉर्मिंग डक्टस डेफरेंस एंड एपिडिडाइमिस। यानी कि आपके जो मेसोनेफ्रस है, ये आपका जो डक्ट है जिसे मेसोनेफ्रस डक्ट कहते हैं, उसको वुल्फियन डक्ट भी यानी कि कहते हैं। अब मेल फीटस के अंदर ये जो डक्ट होती है वो परसिस्ट करता है। ठीक है, अब मेल के अंदर जब ये परसिस्ट करता है, मेल के अंदर जब ये मेसोनेफ्रस जो डक्ट है ये परसिस्ट करता है, तो उसमें आपकी 2 चीज़ें बनती हैं जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आपको जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एक एपिडिडाइमिस और एक डक्टस डेफरेंस, जिसे हम वास डेफरेंस भी कहते हैं। ये मेल के अंदर होता है, लेकिन फीमेल के अंदर ये आपका क्या कर जाता है, ये एम्ब्रियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर होता है ये फीमेल के अंदर नहीं होता। मेल के अंदर हम इसे कहते हैं वुल्फियन डक्ट, जो हमारे मेल इंटरनल जेनिटल ट्रैक्ट जो सा होता है वो बना रहा होता है। नेक्स्ट वो कहता है कि जो मेसोनेफ्रस, अब आ गया मेटानेफ्रस। मेटानेफ्रस आपका 3rd है और परमानेंट स्टेज है। ये कौन सी स्टेज है आपकी, 3rd है और कौन सी आपकी, परमानेंट, जो कि बच्चा पैदा होने के यानी कि डिलीवरी होने के बाद आपकी जो बॉडी के अंदर जो किडनी आपकी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है उसके अंदर वही मेटानेफ्रस होता है जो आपकी किडनी की डेवलपमेंट को स्टार्ट कर रहा होता है। तो मेटानेफ्रस टिल बर्थ जो सा होता है और उसके बाद आपकी किडनी को जो सा होता है वो रोल प्ले कर रहा होता है। इट इज़ कॉल्ड एज परमानेंट किडनी, और ये आपका 5th वीक में आपका जो सा वो स्टार्ट होता है। ठीक है ना, और उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, नेफ्रोजेनेसिस इज़ नॉर्मली, यानी कि आपकी 36 वीक ऑफ गेस्टेशन तक इसका जो बनने का प्रोसेस है ये बनता रहता है, यानी कि आपके जो नेफ्रॉन्स की फॉर्मेशन है वो होती रहती है टिल 36 वीक ऑफ गेस्टेशन, और 36 वीक ऑफ गेस्टेशन के ऊपर जाके इसकी जो नेफ्रोजेनेसिस है वो कंप्लीट होती है। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज परमानेंट किडनी। 2 चीज़ें हैं, यूरोटेरिक बड और मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा। यूरोटेरिक बड जो सा होता है ना वो किडनी की डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसको हम मेटानेफ्रिक डिवर्टिकुलम भी कहते हैं। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट कैसे है कि ये 10th वीक तक जो है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। अब इससे बनता क्या क्या है, जो यूरोटेरिक बड है उससे आपकी 4 चीज़ें बन रही होती हैं। एक आपका यूरेटर बन रहा होता है, एक आपका पेल्विसिस, एक मेजर एंड माइनर कैलिसिस और कलेक्टिंग डक्ट। कौन सी चीज़ें बन रही होती हैं, यूरेटर, रीनर पेल्विस, कैलिसिस और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, और ये आपके 10th वीक तक जो सा होता है वो आपके कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फुली जब कैनलाइज कब तक होता है, 10th वीक तक। अगर इसकी कैनलाइजेशन ना हो, अगर इसकी कैनलाइजेशन ना हो या ठीक ना हो तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। जी, अगर आपकी जो किडनी है अगर ये फुली कैनलाइज ना हो तो उससे क्या हो सकती है, आपकी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। क्या हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, तो मेन इसमें जो पॉइंट पूछा जाता है ना कि आपकी जो कलेक्टिंग डक्ट है वो कहाँ से बन रही होती है, तो याद रखें वो आपकी कहाँ से बन रही होती है, यूरोटेरिक बड से बन रही होती है। फिर आ जाता है आपका मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा, जिसको हम मेटानेफ्रिक ब्लेस्टीमा भी कहते हैं। मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा जो सा होता है ये नेफ्रॉन का फंक्शनल पार्ट होता है, यानी कि नेफ्रॉन के जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो आपके मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा से बन रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये याद रखना है कि जो आपका यूटेरिक बड है वो यूटेरिक बड जो सा वो इंटरेक्ट करता है
इसके साथ टू इंड्यूस डिफरेंशिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलस थ्रू डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यानी कि एक तो ये नेफ्रॉन के फंक्शनल पार्ट बनाता है जिसमें आपका ग्लोमेरुलस आता है, बोमेन कैप्सूल आता है, लूप ऑफ हेनले जिसमें आपकी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आती है, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। अब ये आपकी 4 चीज़ें जो आपका बना रहा होता है, ठीक है। अब याद रखें किडनी आपका तभी नॉर्मल बनता है जब आपका यूरेटेरिक बड और आपका मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा जोन सा है या ब्लास्टीमा जोन सा, ये आपका कंबाइन हो। जब इनका प्रॉपर कनेक्शन होता है ना, तब जाके ही आपका किडनी बनता है। अगर इनका कनेक्शन नहीं होगा, फॉर्मेशन नहीं होगी, इनका मिलाप नहीं होगा, आपका किडनी नहीं बनेगा, ना ही फंक्शन बनेगा। ये अलग-अलग भी बन जाए ना और आपस में अगर इंटरेक्ट ना करें तो समझ जाएं, अगर फॉर एग्जांपल ये आपका सूचा है, ठीक है ना, ये आपका सूचा है फॉर एग्जांपल, और ये आपका बोर्ड है, जब तक ये इसके अंदर नहीं अटैच होगा, फॉर्मेशन नहीं होगी, मिलाप नहीं होगा, करंट नहीं पैदा होगा। सिंपल इज़ दैट। चाहे दोनों चीज़ें बन जाए, ठीक है ना। तो याद रखें कि यूरेटेरिक बड आपका कलेक्टिंग डक्ट, ये नहीं है कि आपके नेफ्रॉन्स का पूरा स्ट्रक्चर ही बना रहा होता है, डिस्पाइट एक्सेप्ट कलेक्टिंग डक्ट, मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा, सारे स्ट्रक्चर जो है वो बना रहा होता है। नेक्स्ट वो कहता है अबेरेंट इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू टिश्यू में रिजल्ट इन सेवरल कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ किडनी, यानी कि अगर इनकी आपस में इंटरेक्शन ना हो तो उसकी वजह से आपकी किडनी डेवलपमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से रीनल एजेनेसिस या मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी जो है वो हमें देखने को मिल रही होती है। ये हम आगे जाके जो है वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट वो कहता है यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन, मतलब कि आपका यूरेटर से आपका पेल्विक तक जो है वो जंक्शन क्या है। अब इसमें आपका लास्ट पार्ट ऑफ यूरेटर टू कैनालाइज, अब आपका जो लास्ट पार्ट होता है, यानी कि ये जो यूरेटर का जो लास्ट पार्ट होता है वो कैनालाइज होता है, और अगर जो यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ये लास्ट पार्ट होता है आपका, अगर ये प्रॉपर ना हो, अगर प्रॉपर ओपन ना हो, तो उसकी वजह से आपको यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है, और इसी वजह से जो यूरिन होता है वो किडनी के अंदर बैकअप कर देता है, और आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस जैसी कंडीशन जो है वो आपको देखने को मिलती है कि आपके किडनी के अंदर पानी जो है वो या यूरिन जो है वो भरता रहता है। और हम जब प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें आपको जो है वो अमूमन नज़र आ रहा होता है, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल कॉज ऑफ प्रीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड हाइड्रोनेफ्रोसिस इज़ यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, अगर ये पूरी तरीके से कैनालाइज ना हो। ठीक हो गया, मतलब कि अर्लीस्ट किडनी की स्टेज कौन सी है? प्रोनेफ्रेस। उसके बाद आपकी सेकंड स्टेज कौन सी है? मीजोनेफ्रेस। मीजोनेफ्रेस जो होता है वो आपको टेम्परेरी फंक्शनल किडनी के तौर पे रोल प्ले कर रहा होता है। परमानेंट कौन सी होती है? मेटानेफ्रेस। मेटानेफ्रेस जो होता है वो आपको परमानेंट किडनी होता है, और ये आपके मेल जो मेल वुल्फियन डेरिवेटिव्स हैं जो मेजोनेफ्रेस से निकल रहा होता है उससे एप्टिडमाइडस और वाइस डिफरेंस बनता है। मेटानेफ्रेस आपका 2 चीज़ों में डिवाइड होता है, एक यूरेटेरिक बड और मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा। यूरेटेरिक बड्स में आपके यूरेट्रस, पेल्विस, कैलिसिस और कलेक्टिंग डक्ट बनते हैं। मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा के अंदर आपके ग्लोमेरुलस, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो बन रहा होता है। मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल कॉज ऑफ प्रीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस इज यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वो बात करता है पोर्टर सीक्वेंस क्या होता है। पोर्टर सीक्वेंस बेसिकली ओलिगोहाइड्रोमिनास की पूरी एक कहानी है। ओलिगोहाइड्रोमिनास का मतलब ये होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड आपकी जो बच्चा है उसके अंदर क्या हो जाना, एमनियोटिक फ्लूइड का कम हो जाना। अभी एमनियोटिक फ्लूइड आपकी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है इन एवरी सेंस। उससे आपकी अगर ओलिगोहाइड्रोमिनास यानी कि आपकी बॉडी के अंदर ओलिगोहाइड्रोमिनास हो गया, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया, अब उसकी वजह से मसला क्या क्या आ सकता है? कंप्रेशन ऑफ डेवलपिंग फिटस, यानी कि नॉर्मली जो एसिटिक फ्लूइड होता है वो आपको कुशन की तरह कुशन करता है। यानी कुशन का मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आपका यहाँ आपका बेबी है, फॉर एग्जांपल ये आपका फॉर एग्जांपल बेबी है, और इस साइड पे ये समझ लीजिए आपका सारा एमनियोटिक फ्लूइड पड़ा है, ये सारा। अब ये इसको स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी, फिज़िकल स्पोर्ट, खुराक वगैरह का आना जाना, हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो आप मुझे बताएं, जब ये खाली होगा ऐसे, ये आपका बेबी पड़ा है, तो आप मुझे बताएं कि जब ये कंप्रेस होगा, ये जब लगेगा यूट्रस में, ठीक है, कंप्रेस होगा, तो उसकी वजह से, उस कंप्रेशन की वजह से मसले क्या क्या आ सकते हैं। अब इसकी वजह से जो बच्चा है उसको फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें पहली आ जाती है आपकी लिम्ब डिफॉर्मिटीज़। लिम्ब डिफॉर्मिटीज़ में क्या होती है? जैसे आपका क्या हो जाता है? क्लब फीट। फेशियल अबनॉर्मलिटीज़ में क्या है? लो सेट ईयर्स एंड रेट्रोगेनेथिया। रेट्रोगेनेथिया का क्या मतलब होता है कि आपकी जो ये जॉ होती है ना, ये तो छोटी होती है और पीछे की तरफ होती है, ठीक है। फ्लैटेंड नोज, कंप्रेशन ऑफ चेस्ट एंड लैक ऑफ इनवर्टिक फ्लूइड, एस्पिरेशन टू द फीटल लंग लीड्स टू पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। याद रखें, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन अ बेबी फेसिंग ओलिगोहाइड्रोमिनास इज पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया।
आपका जो फीटस होता है उसकी लंग की डेवलपमेंट के लिए एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। फीटस जो उसे इनहेल करता है, यानी कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड को जो बच्चा होता है वो इनहेल करता है और इससे आपकी जो लंग्स हैं वो क्या होते हैं, आपके मैच्योर होते हैं या आपके डेवलप होते हैं। अगर एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होगा और बच्चा इनहेल नहीं करेगा तो उसकी वजह से आपके जो लंग्स हैं वो भी नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। इसलिए अगर पूछा जाए कि पोर्टर सीक्वेंस में डेथ की मेजर कॉज क्या हो सकती है तो आपने बताना है पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया कॉज बाय क्रोनिक प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी और रिड्यूस फीटल यूरिन आउटपुट। एक बात याद रखें कि आपके पोर्टर सीक्वेंस का जो रूट है ना वो लॉन्ग स्टैंडिंग हेड्रोमिनास है, ठीक है ना। अब इसकी वजह से जो रिड्यूस फीटल यूरिन आउटपुट को यहाँ पे मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि आपका जो बच्चा होता है वो जो फीटस होता है वो यूरिन अगर कम बनाना स्टार्ट कर जाए उसकी, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का जो मेजर सोर्स होता है वो आपका फीटल यूरिन होता है। आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका जो सोर्स होता है वो आपका फीटल यूरिन होता है, और अगर आपका बच्चा फीटल यूरिन नहीं बनाएगा तो उसकी वजह से आपका एमनियोटिक फ्लूइड भी नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर नहीं बनेगा तो वो वही कंडीशन आ जाएगी विच इज़ ओलिगोहाइड्रोमिनास, और उसकी वजह से आपको एक तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ देखने को मिलेगी, यानी कि किडनी आपका नॉर्मल हो जाएगा, आपकी यूरिन आउटपुट बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, अब उसके अंदर अब इन डिजीज़ के अंदर आपका जो यूरिन है वो आपका कम बनेगा। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी के अंदर भी यूरिन जो है वो आपका निकल नहीं पाता। अब इसकी क्लासिकल एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे विच इज़ पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल। फिर आ जाता है आपका पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल और बायलेटरल रीनल एजेनेसिस, यानी कि जो दोनों किडनीज होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, यानी कि यूरिन नहीं बनते। अब इन कंडीशंस की वजह से आपकी जो फीटल यूरिन है उसकी आउटपुट कम होती है। अब जब फीटल की यूरिन आउटपुट कम होगी उसकी वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा वो कम बनेगा, उसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोमिनास होगी और आपको अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिलेगा, पोर्टर सीक्वेंस, ठीक है। इसके अलावा क्रोनिक प्लेसेंटल, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोनिक प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, यानी कि आपका जो प्लेसेंटा है, यानी कि जो प्लेसेंटा है वो प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर रहा होता। इससे जो फीटल की डेवलपमेंट और फ्लूइड है वो दोनों जो सब अफेक्ट हो रहे होते हैं। अब इसके अलावा एक और होता है जिसे हम कहते हैं प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं, जिसकी वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो क्या कर जाता है, लीक कर जाता है, और वही फिर कंडीशन कौन सी होती है, ओलिगोहाइड्रोमिनास। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, अगर मदर मैटरनल एस इनहिबिटर यूज़, ये आपको लेक्चर नोट्स के अंदर आपको मैंने बताया होगा कि इस प्रेगनेंसी के अंदर जो एस इनहिबिटर्स होते हैं वो फीटल किडनी को डैमेज कर रहे होते हैं। कैसे, जो फीटल का यूरिन आउटपुट है, जो यूरिन आउटपुट है वो क्या हो जाता है, आपका फीटल यूरिन आउटपुट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेम वही ओलिगोहाइड्रोमिनास डेवलप हो जाता है और आपको पोर्टर सीक्वेंस जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आपके पास प्रेग्नेंट मदर है और वो साथ साथ एस इनहिबिटर यूज़ कर रही है तो मोस्ट प्रोबेबली उसको ओलिगोहाइड्रोमिनास होगा, जिससे आपको फेशियल एनोमलीज जो है बच्चे के अंदर, फीटल एनोमलीज जो है बच्चे को देखने को मिलते हैं। बेबीज़ हु कांट पी इन द यूरेटर डेवलप पोर्टर सीक्वेंस, ये वही है कि अगर आपका फीटस अंदर यूरिन जो है वो नहीं बना पा रहा तो उसकी वजह से आपको पोर्टर सीक्वेंस देखने को मिलेगा। और उसके अंदर फिर आपने जो है याद रखने के पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया देखने को मिलेगी, ओलिगोहाइड्रोमिनास विच इज़ अ ट्रिगर, मेन लाइन ट्रिगर। ट्विस्टेड फेस के अंदर आपको वही चीज़ है कि लो सेट ईयर्स, फ्लैट नोज, रेटोगनेथिया। फिर इसके अलावा ट्विस्टेड स्किन, यानी कि कंप्रेस हुई स्किन, आपको लगेगा कि यार स्किन बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड है। एक्सट्रीमिटी डिफेक्ट, यानी कि क्लब फीट, लिम्ब की पोजीशनिंग में डिफेक्ट या रीनल फेलियर, ठीक है। तो आपने इस तरीके से जो है वो इसको याद रखना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है हॉर्स शू किडनी। हॉर्स शू किडनी से मुराद क्या है कि आपने घोड़े के जो है वो पैर हैं वो इस तरह देखे होंगे, फुट, ठीक है, आपने उसके पैर ऐसे देखे होंगे। अब वो कहता है कि इन्फीरियर पोल्स ऑफ बोथ किडनी फ्यूज एबनॉर्मली, यानी कि नॉर्मल डेवलपमेंट में जो आपके दोनों किडनीज होते हैं वो आपके क्या होते हैं, अलग-अलग जो है वो बन रहे होते हैं ऐसे, क्लियर। लेकिन हॉर्स शू किडनी में क्या होता है कि जो इनके लोअर पोल्स होते हैं ये आपके कनेक्ट कर जाते हैं ऐसे, और ये क्या बना रहे होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं जैसे यहाँ पे बना होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बना रहे होते हैं, यू शेप। तो फ्यूजन की वजह से आपको यू शेप या हॉर्स शू किडनी जो है वो शेप जो है वो लग रही होती है, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ लोअर पोल्स इज इक्वल टू हॉर्स शू किडनी। तो वो कहता है एज दिस स्ट्रेंथ फ्रॉम पेल्विस ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट हॉर्स शू किडनीज गेट ट्रैप अंडर इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड रिमेन लो इन द एब्डोमेन, यानी कि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जो किडनी, एम्ब्रियोलॉजिकल जब डेवलपमेंट हो रही है तो जो किडनी होता है ना वो पहले पेल्विस में ही बनती है, यानी कि आपका फॉर एग्जांपल ये आपका पेल्विस रीजन है और ये आपका एब्डोमिनल रीजन है। तो किडनी पहले यहाँ पे ऐसे बनेगी और फिर उसके बाद जाके ऊपर जाती है एब्डोमिनल रीजन के अंदर। तो पहले डेवलपमेंट जो सा होता है वो पेल्विस में होती है, फिर जब डेवलपमेंट के दौरान वो अपर एब्डोमिन की तरफ जो है वो असेंड कर देती है, मतलब ऊपर की तरफ जो है वो चली जाती है, मतलब उसकी प्लेसमेंट हो रही होती है। तो यहाँ पे जो आपने याद रखना है कि जो किडनी है वो इसके अंदर जो सा होता है वो असेंड जो सा होता है वो मतलब उसको असेंड नहीं होती,
ठीक है ना। तो उसकी और ये जो पेशेंट होता है वो कंजेनिटल एनोमली की तरफ जो है वो ले जाता है। अब इसके अंदर वो ये कहते हैं हार्ट टू किडनी गेट ट्रैप्ड अंडर इंफीरियर मेसेंटिक आर्टरी। जब जो किडनी है वो फ्यूज़ मतलब आपकी जब फ्यूज़ किडनी है, यही हार्ट टू किडनी जब ऊपर की तरफ जाती है, अब यहाँ पे जब ये फ्यूज़ किडनी जब ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, तो उसकी वजह से जो आपकी इंफीरियर मेसेंटिक आर्टरी है ना, वो इसके नीचे जो है वो फंस जाती है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये आपकी इंफीरियर मेसेंटिक आर्टरी जा रही है और ये फ्यूज्ड है, ठीक है, ये फ्यूज स्ट्रक्चर है। जब ये ऊपर जाएगा तो आपकी जो इंफीरियर मेसेंटिक आर्टरी है यहाँ से, ये नीचे वाली, ये इसके अंदर क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो किडनी जो है वो नॉर्मल से जो है वो नीचे रहता है, यानी फ्यूज्ड है, तो वो जो रहता है वो नीचे की तरफ रहता है। और इसके अंदर जो इंफीरियर मेसेंटिक आर्टरी है, अगर आपके पास एग्जाम में दे दिया जाए कि फ्यूज किडनी है, लो लेइंग किडनी है और ट्रैप्ड है अंडर वेसल, यानी कि कोई ऐसी वेसल जो ट्रैप्ड है, तो आपने याद रखना है कि वो कौन सी है वेसल है, इंफीरियर मेसेंटिक आर्टरी। नेक्स्ट वो कहता है किडनी कैन फंक्शन नॉर्मली बट एसोसिएटेड विद हाइड्रोनेफ्रोसिस, यानी कि जो हार्ट किडनी होती है वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होती है, यानी कि वो बिल्कुल फंक्शनिंग जो होता है वो बिल्कुल कर रही होती है, ठीक है। पेशेंट जो होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसमें कोई इशू नहीं होता, लेकिन पेशेंट सम टाइम जो होता है वो आपके पास एसोसिएट कर सकता है विद हाइड्रोनेफ्रोसिस, यानी कि अगर उसके अंदर पेशेंट के अंदर कोई यूरिन का फ्लो डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या रीनल स्टोन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, इंक्रीज रिस्क ऑफ रीनल कैंसर, इनकी वजह से अगर पेशेंट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या फ्लो डिस्टर्ब हो जाए, तो उसकी वजह से आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस या आपको कॉम्प्लिकेशंस जो है वो देखने को मिल रही होती है। तो हार्ट किडनी यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो काज उसकी जो है उसकी वजह से आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिल रही होती है, या रिकरेंट स्टोन्स या इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। रीनल कैंसर के अंदर क्यों होती है, मोस्टली नहीं होती, लेकिन कॉमनली जो है वो रीनल मैलिग्नेंसीज का जो रिस्क है वो हार्ट किडनी के अंदर जो होता है वो बढ़ जाता है। हायर इंसिडेंस इन क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइड टर्नर सिंड्रोम, ट्राइसोमी 13, एडवर्ड पटावर डाउन सिंड्रोम, यानी कि वो कहता है कि आपकी जो क्रोमोसोमल या जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनकी वजह से भी आपको हार्ट किडनी जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपने सिर्फ हार्ट किडनी के अंदर क्या याद रखना है, ये मैंने आपको नोट्स के अंदर भी बताया हुआ है कि सबसे पहले इसकी क्या होगी, सबसे पहले इसकी फ्यूजन होगी। ट्रैप्ड कहाँ होगा इंफीरियर मेसेंटिक आर्टरी से जब ये असेंड कर रहा होगा। एसोसिएट किसके साथ करेगा, यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन के ज़रिए और साथ साथ आपके स्टोन्स के ज़रिए, स्टोन्स के साथ वो करेगा। और इसमें आपको कंडीशन कौन सी देखने को मिल सकती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है। और इसके अलावा जेनेटिक और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के साथ भी इसको जो है वो देखा जा सकता है। नेक्स्ट वो कहता है कंजेनिटल सॉलिटरी फंक्शन किडनी, कंडीशन ऑफ बीइंग बोर्न विद ओनली वन फंक्शनल किडनी, यानी कि ऐसा पेशेंट जो सिर्फ एक वर्किंग किडनी के साथ पैदा हो, इसके अंदर या तो सेकंड जो किडनी है वो आपकी एब्सेंट हो, बनी ना हो, या वो क्या हो, डिसप्लास्टिक हो, यानी कि वो नॉन फंक्शनल हो। कहने का मकसद ये है कि आपका जो पेशेंट है वो एक किडनी के साथ आपके पास प्रेजेंट किया। अब इसमें मसला ये होता है कि काम तो आपका किडनी बिल्कुल ठीक कर रहा होता है, यानी कि आपके जो पेशेंट है उसमें सिम्टम्स नहीं होते, वो नॉर्मल लाइफ जो होता है वो गुजार रहा होता है, बट विद कंपनसेट, आपका कंपनसेट कर रहा होता है बॉडी के साथ। मेजॉरिटी एसिम्प्टोमेटिक विद कंपनसेटिंग हाइपरट्रॉफी ऑफ कॉन्ट्रालेटरल किडनी, बट एनोमलीज इन कॉन्ट्रालेटरल किडनी आर कॉमन, यानी कि जो हेल्थी किडनी होती है ना वो आपका जो होता है वो बड़ा हो जाता है टू कंपनसेट द बॉडी नीड्स। सारी बात है, जब आपकी बॉडी की नीड्स जो होता है वो बढ़ जाती है तो उसकी वजह से आपकी कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। तो कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी इज अ क्लासिकल फाइंडिंग ऑफ कंजेनिटल सॉलिटरी फंक्शन किडनी, ठीक है। तो ये बॉडी के अडॉप्शन के लिए आपका किडनी जो होता है वो थोड़ा सा साइज में बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, बट अनोमलीज एंड कॉन्ट्रालेटरल किडनी आर कॉमन, यानी कि जो फंक्शनल किडनी होती है उसमें भी जो है वो कभी कभी स्ट्रक्चरल अनोमलीज देखने को मिल रही होती हैं, ठीक है। यानी कि सारी बात है, जब कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट होगा आपकी बॉडी के अंदर तो उसमें भी सम टाइम वो कहते हैं, वैसे तो एसिम्प्टोमेटिक होता है लेकिन सम टाइम जो होता है वो सिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। अब इसको डायग्नोज हम प्रीनेटल कर सकते हैं वी अल्ट्रासाउंड, बायलेटरल एजेंसीज और डिस्प्लेसिया लीड टू पोर्टर सीक्वेंस, यानी कि प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड हम कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक किडनी है नॉन फंक्शनल हो तो पेशेंट जो होता है वो आपका सर्वाइव कर सकता है। अगर बायलेटरल हो, अगर दोनों ही किडनी ख़राब हो या फिर आपका जो है वो डिस्प्लेसिया हो, काम ही ना कर रहे हो, नॉन फंक्शनल हो, फिर उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, पोर्टर सीक्वेंस, और जो है वो पेशेंट जो होता है वो फिर आपके पास सिम्प्टोमेटिकली जो है वो प्रेजेंट कर रहा होता है। क्लियर। तो आपने क्या याद रखना है इसके अंदर, एक तो एसिम्प्टोमेटिक है, कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी है, यानी कि वो कंपनसेट कर रहा है बॉडी के अडॉप्टेशन के लिए। प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड में हम डायग्नोस कर सकते हैं, और बायलेटरल एजेंसी या डिस्प्लेसिया हो तो हमें पोर्टर सीक्वेंस जैसी कंडीशन देखने को मिल रही होती है। फिर वो कहता है यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस, इसका मतलब यह है कि यूरेटरी बड फेल्स टू डेवलप एंड इंड्यूस डिफरेंशियल विद मेटानेफ्रिक मेसेंकाइमा। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपका यूरेटरिक बड और मेटानेफ्रिक मेसेंकाइमा दोनों ही बन रहे हों लेकिन वो आपस में फ्यूज़ ना हो तो याद रखें किडनी डेवलप नहीं होगी, विच विल लीड टू द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ किडनी एंड यूरेटर। तो दोनों के अंदर अगर आपका
दोनों की इंड्यूस ना हो, आपस में ना मिले, तो उसके रिजल्ट के अंदर आपका किडनी और यूरेटर दोनों एब्सेंट होते हैं, नहीं बनते, ठीक है ना। अगर अपोजिट किडनी नॉर्मल हो तो पेशेंट जो सा वो सिम्टोमेटिक हो सकता है, और अगर दोनों ही जो सा किडनी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं तो वो आपके जो सा सिम्टोमेटिकली पेशेंट प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी। वो कहता है यूरिटेरिक बड डेवलप्स बट फेल्स टू इंड्यूस डिफरेंशिएशन ऑफ मेटानेफ्रिक मेसेंकाइमा। अब वो कहता है कि यूरिटेरिक बड जो सा होता है वो बन गया, ठीक है। यूनिलेटरल के अंदर तो आपका यूरिटेरिक बड जो सा होता है वो फेल हो गया ना, बना ही नहीं, ठीक है ना, और उसकी वजह से वो आपका मेटानेफ्रिक मेसेंकाइमा से वो नहीं हुआ, अटैच नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि आपका यूरिटेरिक बड बना है, यानी कि आपका कलेक्टिंग डक्ट भी बना है, आपका यूरेटर भी बना है, आपके जो इससे रिलेटेड जो सी चीज़ें वो भी बने, इसके अलावा आपका मेटानेफ्रिक मेसेंकाइमा भी बना है, लेकिन आपस में ये इंड्यूस नहीं हुआ। यानी कि बड आया तो है, लेकिन मेटानेफ्रिक मेसेंकाइमा के साथ उसने उसको प्रॉपर सिग्नल नहीं दिया और ना ही वो उसके साथ इंड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से आपका जो नॉर्मल नेफ्रॉन है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती। आपका जो नॉर्मल नेफ्रॉन है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती। जब नॉर्मल नेफ्रॉन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो आपका रीनल फंक्शन जो होता है वो आपका कंपनसेट कर जाता है, ठीक है। सो नॉन फंक्शनल किडनी कंसिस्टिंग ऑफ सिस्ट एंड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि आपका जो किडनी होता है वो बनती तो है लेकिन क्या होती है, नॉन फंक्शनल होती है, और इसमें आपको मल्टीपल सिस्ट या कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो बेसिकली नॉन फंक्शनल होते हैं। नेक्स्ट वो कहता है प्रीडोमिनेटली नॉन हेरिडेटरी और यूनिलेटरल। सम टाइम ज़रूरी नहीं है कि आपका जेनेटिकली जो होता है वो डिजीज़ हो, लेकिन सम टाइम ये भी हो सकता है कि आपका फैमिली जो है वो क्लस्टरिंग की वजह से भी हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट वो कहता है व्हाट इज़ डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम। डुप्लेक्स का मतलब क्या है, दो। कलेक्टिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि आपका यूरिन जो है वहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। वो कहता है बाइफर्फिकेशन ऑफ यूरेट्रिक बड बिफोर इट एंटर्स द मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमिया क्रिएट्स अ वाई शेप्ड बाइफिड यूरेटर। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका ये किडनी यूँ बना है तो यहाँ पे आपके दो यूरेटर जो होते हैं वो ऐसे बन जाते हैं, यूरेटारिक बड। अब वो कहता है कि बनता कैसे है कि अगर यूरेटारिक बड जल्दी स्प्लिट हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर यूरेटारिक बड ने यहाँ पे जाके स्प्लिट होना था इस जगह पे, तो अगर वो पहले स्प्लिट हो जाए यानी कि दो बन जाए, तो इससे आपके जो सा वो वाई शेप यूरेटर बन जाते हैं। यानी कि इस किडनी से भी और इस किडनी से भी आपके जो दो यूरेटर हैं वो क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, और उसकी वजह से जो आपको कलेक्टिंग सिस्टम है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो अर्ली स्प्लिटिंग ऑफ यूरेटारिक बड इज इक्वल टू डुप्लीकेटेड कलेक्टिंग सिस्टम, और वो किस शेप का होता है, वाई शेप बाइफिड, ठीक है, वाई शेप बाइफिड। Duplex collecting system can alternatively occur through two ureteric bud reaching and interacting with metanephric blastemia। यानी कि कभी कभी जो एक बड होता है वो स्प्लिट नहीं होता यानी कि नॉर्मल रहता है, बल्कि जो दो जो सेपरेट यूरेटेरिक बड होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और इसी से आपका जो है वो कलेक्टिंग डक्ट जो सिस्टम है वो आपका जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो डुप्लेक्स सिस्टम के अंदर अपने दो मैकेनिज्म याद रखने, एक सिंगल बड बाइफर्केशन, मतलब यानी कि उसकी बाइफर्केशन हो जाए, या टू सेपरेट यूरेटेरिक बड जो होता है वो बनना स्टार्ट हो जाए। एंड इट स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद वेजिको यूरेटर रिफ्लेक्स और यूरेटरल ऑब्स्ट्रक्शन। अब मसला क्या हो रहा होता है कि रिफ्लेक्स या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपका जो यूरिन है ना उसकी जो स्टेसिस होना स्टार्ट हो जाए। अब जब स्टेसिस या यूरिन की जो ऑब्स्ट्रक्शन होने को देखने को मिलेगी इसके अंदर, तो उसके अंदर बच्चों के अंदर स्पेशली यूटीआईज होने के जो वो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। यानी कि चाइल्ड विद रिकरेंट यूटीआई विद कंजेनिटल कलेक्टिंग एनोमली, इट इज़ मोस्टली द डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम, ठीक है। और इसके अंदर फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट होगा पेशेंट हेडोनेफ्रोसिस के साथ बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन या स्टेसिस, और उसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो बढ़ता है और जो सा वो फ्लूइड होता है वो बैकअप की तरफ जाता है, ठीक है। तो आपने इसमें सिर्फ क्या याद रखना है डुप्लेक्स सिस्टम के अंदर कि डुप्लेक्स सिस्टम तब बनता है जब आपका यूरेटेरिक बड जल्दी स्प्लिट हो जाए या दो यूरेटेरिक बड जो सा वो डेवलप हो जाए, ठीक है ना, और उसकी वजह से दो आपके यूरेटर बनते हैं, और उसकी वजह से आपको जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो वेजिको यूरेटर रिफ्लेक्स है, ऑब्स्ट्रक्शन है, यूटीआईज हैं और हेडोनेफ्रोसिस है, क्लियर। फिर आ जाता है आपका पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल के अंदर आपने ये देखें, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। इस जगह पे देखें कि आपकी जो है वो स्पेस पड़ी है कि यूरेथ्रा जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया बाय पोस्टीरियर यूरेथ्रल मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन रेमिनेंट इन द पोस्टीरियर यूरेथ्रा इन मेल्स, इट परसिस्टेंट कैन लीड टू द यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर मेल के अंदर जो पोस्टीरियर वॉल्व है उसका एक मेम्ब्रेनस रेमिनेंट होता है, यानी कि पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व का एक रेमिनेंट होता है, अगर ये वहाँ पे पड़ा रहे मेल्स के अंदर, अगर ये वहाँ पे परसिस्टेंट हो, वहाँ पड़ा रहे, जिसे हम प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो है तो उसके अंदर होता है, तो अगर ये पड़ा रहा है विच इज़ पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल, तो उसको कहते हैं हम मेल इन्फेंट डिजीज़, यानी कि उसके अंदर फिर हमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रही होती है। अगर वो परसिस्ट हो रहा है तो उसकी वजह से यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, किस वजह से, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लेडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अगर ये मेम्ब्रेन नॉर्मली ऑब्स्ट्रक्शन
मतलब नॉर्मली तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वो उसी तरीके से परसिस्ट करे, पड़ी रहे, तो उसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो रही होती है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा होता है, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। तो याद रखें, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लैडर आउटलेट अगर पूछा जाए आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इन मेल इज पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल। Diagnosed prenatally by bilateral hydronephrosis and dilated or thick wall bladder on ultrasound। यानी कि अगर यूरिन जो सा होता है, अब सारी बात है, यहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर उसका रेमिनेंट पड़ा है, तो यूरिन है वो बाहर की तरफ नहीं जाएगा, आपका यूरेथ्रा से आपका बाहर की तरफ नहीं जाएगा ना। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यूरिन जो होता है वो ब्लैडर के अंदर बढ़ता बढ़ता चला जाएगा, और उसकी वजह से आपका क्या होगा, बैक जो सा वो फ्लक्स होगा, यानी कि जो वेजिकल रिफ्लेक्स है वो आपको देखने को मिलेगा कि आपका ब्लैडर से आपका पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो प्रेशर जो होता है वो पीछे की तरफ जनरेट हो जाता है, उसकी वजह से आपको बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलती है कि आपके जो दोनों किडनीज हैं वो आपको फूले नजर आने स्टार्ट हो जाते हैं, और उसी की वजह से आपकी जो वॉल है, आपकी जो ब्लैडर की वॉल है वो भी आपकी क्या हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। फिर वो कहता है सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन इन फीटस एसोसिएटेड विद ओलिगोहाइड्रोमिनास, यानी कि अगर ओलिगोहाइड्रोमिनास है तो सारी बात उसके अंदर आपको वही पोर्टर सीक्वेंस वाले सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम हो जाएगा, और उसी की वजह से जो अगर यानी कि यूरिन कम है या फीटस यूरिन प्रॉपर्ली एक्सक्रीट ना हो, तो उसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओलिगोहाइड्रोमिनास। देन वो कहता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इन मेल इन्फेंट, ये मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इज मेल इन्फेंट इज पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल। ठीक है, तो याद रखने के पहले जो है वो आपका मेल के अंदर होता है, मेल इन्फेंट्स के अंदर होता है। किस वजह से, किस में, पोस्टीरियर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा मेम्ब्रेन की वजह से। कॉज क्या हो सकती है, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड के अंदर हमें दोनों जो किडनी है वो फूले हुए मिलेंगे, ब्लैडर की जो वॉल्व है वो थिकन मिलेंगी, और इसके अंदर सीवियर केसेस के अंदर जब यूरिन जो होता है वो एक्सक्रीट नहीं होता, तो उसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोमिनास या पोर्टर सीक्वेंस जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका है वेजिको यूट्रल रिफ्लेक्स। अच्छा, जितने भी इसके की पॉइंट्स हैं ना वो मैंने आपको उसमें बताए हुए हैं लेक्चर के अंदर, तो परेशान नहीं होना। जो नोट्स हैं, वेजिको यूट्रल रिफ्लेक्स के अंदर हमने क्या पढ़ना है कि इट इज़ अ रेट्रोग्रेड फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टुवर्ड्स अपर यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी कि वही मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो जाती है, नॉर्मली जो है वो यूरिन कहाँ से कर रहा होता है, आपका किडनी से यूरेटर से आपका ब्लैडर, और ब्लैडर से आपका यूरेथ्रा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ब्लैडर से यूरेटर और यूरेटर से आपका किडनी, यानी कि वेजिको यूट्रल रिफ्लेक्स का मतलब है, वेजिको का क्या मतलब है आपका ब्लैडर, और यूरेटर का क्या मतलब है आपका यूरेटर, और रिफ्लेक्स का क्या मतलब है बैकवर्ड, यानी कि आपका यूरिन जो होता है वो किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के उसमें आपका जो है वो बैक फ्लो कर जाता है। अब वो कहता है कि इसकी जो प्राइमरी वेजिको यूरेटर रिफ्लेक्स जो होता है उसकी प्राइमरी जो सा काज क्या होता है, ड्यू टू एबनॉर्मल इंसर्शन ऑफ यूरेटर विद इन द वेजिकुलर वॉल या यूरेट्रो वेजिकुलर जंक्शन। और अब फॉर एग्जांपल ये आपका ब्लैडर पड़ा है, फॉर एग्जांपल ये आपका ब्लैडर, ठीक है, और यहाँ आपका जो है वो आपका किडनी फॉर एग्जांपल ये पड़ा, और यहाँ से आपका यूरेटर आ रहा है, ऐसे ये आपका यूरेटर आ रहा है। अगर नॉर्मली जो यूरेटर की जो वॉल्व होती है ना वो थोड़ा ऑब्लीक कोर्स आता है, यानी ऑब्लीक कोर्स, और ये एक्ट करता है जिस तरह वॉल्व लाइक मैकेनिज्म, जैसे आपका हार्ट के अंदर फॉर एग्जांपल ये आपका मिट्रल वॉल्व है और अभी आपका ऑर्टिक वॉल्व है, तो यहाँ से जब ये ऐसे आता है तो यहाँ आपके फॉर एग्जांपल ये वॉल्व्स पड़े होते हैं ऐसे करके, सॉरी यहाँ पे यूँ बना देते हैं, यूँ करके, तो जब यहाँ से ब्लड जाता है तो ये ऑटोमेटिकली जब प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप होता है ऑर्टिक वॉल्व में, तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब आपका ब्लैडर यहाँ पे आता है ना, तो यहाँ पे ऐसे आप समझ लें एक वॉल्व टाइप ऐसे मैकेनिज्म होता है, ऐसे समझ लें वॉल्व लाइक मैकेनिज्म यहाँ पे पड़ा होता है। तो जब भी ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ऐसे, और जो यूरिन होता है उसे बाहर वो करता है, उसे यूरिन को जो है एक्सक्रीट करने की कोशिश कर रहा होता है, उसकी वजह से आपका एंटी रिफ्लेक्स मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। उस एंटी रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के उससे आपका यूरेटर क्लोज हो जाता है फ़ौरन से। जैसे यूरेटर क्लोज होता है तो आपका जो यूरिन होता है वो आपका यहाँ से आपका जो यूरिन है वो बाहर की तरफ जाता है, ना कि आपका ऊपर की तरफ जाए, आपका ऊपर की तरफ नहीं जाता। ठीक है, अब कंजेनिटल वेजिको यूट्रल रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है कि इसके मतलब ऐसा मसला हो कि या ये यूरेटर जो है वो सही तरीके से इससे अटैच ना हो, ठीक है, या इससे अटैच ना हो, ठीक है ना, या फिर इसके साथ जो है वो सही तरीके से कनेक्ट ना हुआ, या उसकी जो है वो सही तरीके से डेवलप ना हुआ, तब जाके जो है वो प्रेशर जो है वो बैक फ्लो जाता है, यानी कि वेजिको यूट्रल बैक फ्लो जाएगा। लेकिन वैसे इसके अंदर जो होता है अल्लाह ताला ने एक वॉल्व लाइक मैकेनिज्म बनाया होता है जो एंटी रिफ्लेक्स का काम कर रही होती है। Secondary, due to abnormally high bladder pressure resulting in retrograde flow into the वेजिको-यूट्रल जंक्शन, या अगर आपके ब्लैडर के अंदर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर हो गया, ठीक है, उसकी वजह से भी जो है ये हो सकता है। और इसकी कंडीशन में क्या हो सकती है, ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि अगर ब्लैडर के आगे जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो, ठीक है ना, या फिर आपको पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व देखने को मिल रही है। तो इस कंडीशन में कि आपका यूरेथ्रा से ही एक्सक्रीट हो रहा हो, वहाँ पे आपकी रेमिनेंट पड़ा हो, उसमें भी आपको जो है वो चीज़ें देखने को मिल रही होती हैं।
ठीक है। और इसके अंदर आपका हाई रिस्क जो सा चांसेस होते हैं किसके यूटीआई के। साथ ही बात है जब आपका जो यूरिन है वो पीछे की तरफ जा रहा है तो उसकी वजह से आपको जो बैक्टीरिया होते हैं यूरिन में वो आपके किडनी की तरफ जाते हैं, फ्लो करते हैं, और उसकी वजह से आपको यूटीआई होने को देखने को मिल सकता है। और रिपीटेड इन्फेक्शन मे लीड टू द पाइलोनेफ्राइटिस, रीनल स्कारिंग एंड एज वेल एज हाइपरटेंशन या सीकेडी, बार बार होने की वजह से। क्लियर। नेक्स्ट आपकी आ जाती है एनाटॉमी।